Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Aqib and I will be teaching you the most interesting subject, science. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश हैं and you're very happy. आज का जो टॉपिक है, it's a new chapter, forces and its effects. That's chapter number 7 and it's a very interesting chapter and you will thoroughly enjoy it. चलते हैं बोर्ड की तरफ. So, as I said, it's chapter number 7, forces and its effects. अब force होती क्या है? Force is when you apply, push or pull to any object, to any material, that means कि आप उसके ऊपर force apply कर रहे हैं. For example, अगर आपने चेयर को धक्का दिया, आपने चेयर को push किया, that means you applied force on that chair. अब उसी चेयर को अगर आप pull करेंगे, that means again you're applying force on that chair, जिसकी वजह से वो चेयर आपकी तरफ अब मूव कर रही है. सो फोर्स क्या करती है, इससे हमें क्या पता लग रहा है, क्या समझ आ रहा है कि जब भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा. आपने फुटबॉल को ठुड्डा मारा, दैट मींस आपने उसको पुश किया जोर से, आपने उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाई तो वो दूर तक चला गया. आप जितनी ज्यादा जोर से उसको ठुड्डा मारेंगे, जितनी ज्यादा जोर से उसको किक करेंगे, वो उतना ही दूर जाएगा. नाउ बोर्ड की तरफ देखिएगा. Some forces only work when two objects are touching each other. इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस. मैंने ये मार्कर इधर मेरे हाथ पे पड़ा था, अब मैं इसको पुश कर रहा हूं, टच कर रहा हूं, तो ये फोर्स इसको क्या कर रही है, आगे की तरफ धकेल रही है, इसको धक्का दे रही है आगे की तरफ. इट्स पुशिंग इट फॉरवर्ड. दैट मीन्स ये वो फोर्स है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स. कि मैंने जब इसको कॉन्टैक्ट किया, मैंने इसको जब टच किया, मैंने उसको पुश किया, तो वो आगे की तरफ मूव करने लग गई. सर्टेन फोर्सेस जो कि एक डिस्टेंस पे भी एक्ट कर रही हैं. इसकी एक बड़ी प्यारी मिसाल है अर्थ. अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो मून को ऑर्बिट में रखता है फ्रॉम हाउ फार, 350,000 kilometers. That's just the example of Earth. If I talk about other planetary objects, हमारे यूनिवर्स में, हमारी सोलर सिस्टम में, तो इससे भी ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर उन प्लैनेट्स की फोर्सेस अपने मून्स को एक ऑर्बिट में रखती हैं. It depends how strong the gravitational force is. बोर्ड की तरफ देखिएगा. Now, I'll be explaining you tension, compression and bending. ये चंद अदर 3 मिसालें हैं फोर्सेस की. टेंशन क्या होती है, आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो क्या देखेंगे कि अगर तो मोटा रबर बैंड है, आप जैसे जैसे इसको स्ट्रेच करते जाएंगे वो पतला होता जाएगा. डायग्राम देखिएगा. आप जैसे जैसे आप इसको स्ट्रेच कर देंगे, ये सेंटर से यहां से पतला होता जाएगा. दिस इज कॉल्ड टेंशन. देन अ पॉइंट कम्स जब ये टूट जाता है. सो हमने फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई की, हमने फोर्स बाहर की तरफ अप्लाई कर रहे हैं, हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं. सो द एरोज इंडिकेट दैट द फोर्सेस आर बीइंग अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, जिसकी वजह से क्या हो रही है, टेंशन हो रही है. द टेंशन एक्चुअली कॉजेज द ऑब्जेक्ट्स और द मटीरियल्स टू गो थिनर, वो पतले होते जाते हैं. ये कहां पे अप्लाई की जाती है, इंडस्ट्रीज के अंदर. बहुत बड़ी बड़ी कॉपर वायर्स जो होती हैं, जो बड़ी मोटी वायर्स होती हैं, उनको स्ट्रेच किया जा रहा होता है मशीन्स के थ्रू. बहुत हाई फोर्सेस अप्लाई की जा रही होती हैं और उससे वो पतली होती जाती हैं और फिर उसको वो ट्विस्ट करना शुरू कर देते हैं. दैट इज एन एग्जांपल वेयर टेंशंस आर अप्लाइड. These forces are being applied. अब इसी तरह से कंप्रेशन. कंप्रेशन क्या होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ फोर्स अप्लाई करना शुरू करते हैं. लुक एट द बोर्ड. अब यही ऑब्जेक्ट की तरफ अगर फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाती है, उसको कंप्रेस कर रही है. ये जब ये इसको कंप्रेस करेगी तो उससे क्या होता है, वो मटेरियल छोटा होना शुरू हो जाता है. उसकी ऑब्जेक्ट की जो शेप होती है वो कम और छोटी होना शुरू हो जाती है. दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन. कहां पे अप्लाई होता है, आप एक हाइड्रोलिक पिस्टन को देखें, एक हाइड्रोलिक कंप्रेसर जो होता है, फॉर एग्जांपल एक मेटल का एक ऑब्जेक्ट है
जो कि अभी राउंड है, अब उसको क्या किया उन्होंने, उसको पहले तो हीट किया। याद होगा आपको पिछले चैप्टर में मैंने क्या बताया था कि अगर तो आपने किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करना है तो आपने उसको हीट देनी है। इफ यू वांट टू मेक इट, इफ यू वांट टू एक्सपैंड दैट ऑब्जेक्ट, यू नीड टू प्रोवाइड इट हीट। जब आप उसको हीट देते हैं, अब क्या होता है कि वो जो कंप्रेशन अब यहां पे किसका कॉज करेगा, वो पिस्टन जो है उसी गरम गरम लोहे के ऊपर आके एकदम उसको कंप्रेस करना शुरू कर देता है। उससे क्या होता है कि वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है, ये वो अपनी उस डिजायर्ड शेप में आना शुरू हो जाता है जिसके अंदर हम उसको लेके आना चाह रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होती है, अब बोर्ड की तरफ दोबारा देखें कि फोर्स अंदर की तरफ मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रही है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट छोटा होता जा रहा है। छोटे होते मुझे याद है कि जब किचन के अंदर आटा गूंदा जा रहा होता था तो मुझे बड़ा शौक होता था कि मैं आटे को ना मसल रहा हूं, दबा रहा हूं। आज अब मैं इसको इस टॉपिक में कैसे समझ सकता हूं कि मैं उस आटे को कंप्रेस कर रहा था। आपके पास अगर लेट्स से प्लास्टिसीन है या एक मड का स्कल्पचर है, आप उसको आराम से जब कंप्रेस करेंगे तो वो एकदम ही पता लगेगा कि जी उसकी तो शेप ही चेंज हो गई। दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। चलते हैं थर्ड फोर्स की तरफ, विच इज बेंडिंग। बेंडिंग इज, अब आप डायरेक्शन देखें कि फोर्स की किधर अप्लाई हो रही है। द डायरेक्शन अप्लाइड इज टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब कहां पे अप्लाई की जाती है ये, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने एक मेटल का फ्राइंग पैन बनाना था और ये मेटल है, दिस मार्कर इज दैट मेटल, और हमने इसको अब पैन की शेप देनी है, इसको मोल्ड करना है। अब इसके ऑपोजिट हम फोर्स अप्लाई करना शुरू करते हैं। अब मैं इसको मोड़ना शुरू करूंगा तो क्या होगा कि इसकी शेप चेंज होना शुरू हो जाएगी, ये बेंड होना शुरू हो जाएगा। आपने किसी भी अगर तो लेट्स से एक रॉड है उसको आपने राउंड शेप में लेके आना है, उसको बेंड करना है। मशीन्स क्या करती हैं, इसके अंदर फोर्स अप्लाई करती हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन में बोर्ड की तरफ देखिएगा, फोर्स अप्लाई उसके ऊपर हो रही है, ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रही है फोर्स। अब वो जितनी 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 जल्दी ज्यादा फोर्स अप्लाई होती जाएगी उसकी वजह से वही ऑब्जेक्ट पूरा बेंड होता जाएगा। सो ये कौन सी तीन फोर्सेस थी, टेंशन, कंप्रेशन एंड बेंडिंग फोर्सेस। हमेशा याद रखिएगा, ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा, ये बहुत आसान टॉपिक है। जस्ट लुक एट द डायग्राम कि फोर्सेस किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं। ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ जा रही हैं या ऑब्जेक्ट की तरफ आ रही हैं या अगेन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन जा रही हैं। आई होप आपको ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, समझ आया होगा। Now let's move on to the second board. जब हम फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बगैर ये टॉपिक अधूरा रह जाता है, ये पूरा नहीं होता, दैट इज हाउ वी मेजर फोर्सेस। हम फोर्सेस को मेजर कैसे करते हैं। व्हेन दिस टर्म, ये कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा जाता है तो सबसे पहले नाम जो दिमाग में आता है दैट्स आइजैक न्यूटन, हु डिस्कवर्ड दिस फोर्स। वो भी किस तरह से किया था कि वो सिटिंग अंडर अ ट्री और एक सर पे उनके एप्पल गिरा। सो दैट वाज द टाइम व्हेन ही स्टार्टेड थिंकिंग कि ये एप्पल मेरे सर पे क्यों गिरा, ये हवा में क्यों नहीं उड़ा, ये नीचे क्यों गिरा है। सो दैट मेड हिम थिंक अ लॉट एंड दैट इज वेयर ही देन डिराइव्ड कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज व्हाट कॉजेज अस, हमें भी, कि हम जमीन पे खड़े रहते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती तो हम उड़ रहे होते, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ना टिकता, सारे ऑब्जेक्ट्स उड़ना शुरू हो जाते। सो आइजैक न्यूटन डिस्कवर्ड दिस वेरी ग्रेविटेशनल फोर्स, और उन्हीं के नाम के ऊपर हमने फिर फोर्स को मेजर करने के लिए जो यूनिट दरियाफ्त किया, दैट वाज न्यूटन, एंड इट इज सिंबलाइज्ड बाय द कैपिटल एन। बोर्ड की तरफ देखें। अब फोर्स को मेजर कैसे करते हैं। हम एक न्यूटन मीटर लेते हैं। न्यूटन मीटर क्या होता है, एक सिंपल सा एक राउंड सा ऑब्जेक्ट होगा, आपको उसके अंदर आगे इस तरह से एक मेजरिंग आपको नजर आ रही होगी कि इस पर यूनिट्स लिखे हुए हैं कि इतने न्यूटन है, 20 न्यूटन है, 30 न्यूटन है, 40 न्यूटन है, लेट्स से, और 80 न्यूटन है।
ये यूनिट्स नजर आ रहे होंगे और बीच में उसके क्या होता है, स्प्रिंग होता है। अब इसका मैकेनिक्स क्या है, ये कैसे हम ऑब्जेक्ट का वेट को मेजर कर सकते हैं या उसके ऊपर फोर्स कैसे मेजर कर सकते हैं, ये कितना का ऑब्जेक्ट फोर्स डाल रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, आपको नहीं पता कि ये फोर्स कितनी एग्जर्ट कर रहा है, आपने उस ऑब्जेक्ट को न्यूटन मीटर पे टांग दिया। अब क्या होता है, जब वो टंगता है तो अंदर जो स्प्रिंग है, ये वही वाला टेंशन वाला कॉन्सेप्ट कि टेंशन क्या करती है, स्ट्रेच करती है। सो ये जो टेंशन कॉज करता है, वो जैसे ही आपने उसको लटकाया, वेट को लटकाया, तो ये जो स्प्रिंग है उसी मीटर के अंदर नीचे की तरफ मूव करेगा। जब वो नीचे की तरफ मैक्सिमम जहां पे मूव करता है, आप वहां पे उसका ये यूनिट को नोट कर लेते हैं। लेट्स से इस ऑब्जेक्ट ने कितनी फोर्स एग्जर्ट की, 20 न्यूटन एग्जर्ट की। सो वो स्प्रिंग आके 20 न्यूटन पे रुक जाता है। ये वही कॉन्सेप्ट है जिसे हम वजन को भी एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर तो एक वेइंग मशीन पे खड़ा होता हूं तो मेरा कितना वेट आ रहा है उसके ऊपर, मैं कितनी फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूं उसी मशीन के ऊपर। बट न्यूटन मीटर यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट फोर्सेस। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। Why do things float? यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक है। मैं जब छोटा होता था तो मैं ये सोचता होता था, ये हाउ डू मेटल हम पानी के अंदर डालते तो ये तो डूब जाता है पानी के अंदर, ये शिप्स कैसे फ्लोट कर जाती है? शिप्स तो इतनी हैवी होती हैं, सारी की सारी बॉडी इनकी मेटल से भरी हुई है, ये कैसे फ्लोट करती हैं? आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का कॉन्सेप्ट है एंड यू बी वेरी हैप्पी टू अंडरस्टैंड ये कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है और कितना मजे का कॉन्सेप्ट है ये। सो नाउ मेरी तरफ देखिएगा, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। 2000 years ago आर्किमीडिस एक्चुअली डिस्कवर्ड, उसने डिस्कवर किया था, एक टर्म है उसको मैं पहले ही आपको बता देता हूं, अपथर्स्ट, ऊपर की तरफ थ्रस्ट डालना, ऊपर की तरफ फोर्स एक डालना, उसने डिस्कवर किया। लोग उस जमाने में 2000 साल पहले ये सोचते होते थे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं या पानी के ऊपर रखते हैं, अगर तो वो फ्लोट कर रहा है उसके ऊपर, लेट्स से हल्का था वो फ्लोट कर रहा है, पानी के बाहर उसका वजन है लेट्स से 20 न्यूटन, लेकिन पानी के अंदर जब हमने उसको डाला तो उसका वजन तो सिर्फ 10 न्यूटन आ रहा है। ये क्या हुआ, क्या वेट जो है वो पानी में डिसॉल्व हो गया? दैट इज वेयर आर्किमीडिस 2000 years ago came up with the concept of upthrust। अब वो होता क्या है, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हमने ये जो बोट्स आपने देखते हैं, आप देखते हैं इतने बड़े बड़े बहरी जहाज आप देखते हैं, ये उसी कॉन्सेप्ट की वजह से समंदरों के ऊपर तैर रहे होते हैं। इनके ऊपर इतना वेट होता है लेकिन फिर भी ये पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं। बोर्ड की तरफ देखिएगा दोबारा। एक वाटर कंटेनर मैंने लिया, उस वाटर कंटेनर के अंदर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट उठाता हूं जिसका वजन है 20 न्यूटन। अब आप ये दो नोट कर लें, अब आप मेरी बात सुनें। पानी के ऊपर आपने उस ऑब्जेक्ट को रखा था और न्यूटन मीटर से आपने उसका भी देखा है कि वो कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, 20 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अच्छा, अब आपने क्या किया है कि अब आपने उस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाल दिया। अब आप देखते हैं कि उसकी फोर्स जो आ रही है, बोर्ड की तरफ देखिए कितनी आ रही है, 10 न्यूटन ओनली। सिर्फ 10 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ये बाकी का 10 न्यूटन कहां गायब हो गया? ये होता है अपथ्रस्ट की वजह से। पानी जो है, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर आया, उसने पानी को डिस्प्लेस किया। पानी को जैसे ही उसने डिस्प्लेस किया तो पानी ने उसको ऊपर की तरफ उठाया। अपथ्रस्ट, दिस इज अपथ्रस्ट। पानी ने उसको ऊपर की तरफ उठाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो वजन था उसका अपने ऑब्जेक्ट का, वो पानी ने आधा बर्दाश्त कर लिया, मगर वजन उस ऑब्जेक्ट का 20 न्यूटन ही रहेगा, वजन कभी नहीं बदलेगा उसका। अपथ्रस्ट बेसिकली एक्चुअली वो जो डिस्प्लेसमेंट होती है वेट की, वो बर्दाश्त कर लेती है। दैट इज वाई वो जो फोर्स है जो अभी वो ऑब्जेक्ट डाल रहा था, वो पानी के ऊपर जैसे ही आया तो पानी ने उसको उठा लिया। जरूरी नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पानी के अंदर ही अप्लाई हो रहा होता है, इट इज ऑल्सो अप्लाइड इन एयर एज वेल।
हवा के अंदर भी आप क्या नाम है इसका, इसको उठा सकते हैं। वो क्या होता है, अपथ्रस्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट, हवा वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया, जो अपथ्रस्ट वाला है, ये किस में अप्लाई होता है? देयर आर अ लॉट ऑफ हेलीकॉप्टर्स, जहाज हैं जो कि अपथ्रस्ट की वजह से टेक ऑफ करते हैं, यानी कि वो नीचे की तरफ वेट को डाल रहे हैं, नीचे की तरफ एयर को कंप्रेस कर रहे हैं अपनी बॉडी को वेट को उठाने के लिए। अब दिस इज बेसिकली अ वास्ट फील्ड जहां पे बहुत सारे बेशुमार टॉपिक्स ओपन होते हैं, लेकिन हम अभी अपने आप को महदूद रखते हैं इसी कॉन्सेप्ट की तरफ कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसी तरह से यही वाला कॉन्सेप्ट जो है, जो मैंने अभी आपको अपथ्रस्ट का बताया है, ये जो ऑब्जेक्ट है पानी के अंदर जैसी डला उसको वाटर को डिस्प्लेस किया, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है बोट्स के ऊपर। जो बोट्स होती हैं दे आर मेड ऑफ मेटल। अगर तो इनका वजन पानी के अपथ्रस्ट के साथ मैच कर जाए तो ये फ्लोट करने लग जाती हैं। अगर तो लेट्स से अगर तो कहीं हल ब्रेक हो जाता है, तो अगर पानी अंदर आने लग जाता है, सो उससे क्या होगा कि उसका जो अपथ्रस्ट था पानी का, वो उसके साथ अब मैच नहीं करेगा, अब वो ज्यादा हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो बोट आहिस्ता आहिस्ता अंदर पानी के सिंक करने लग जाएगी, डूबने लग जाएगी। सो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोबारा एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि बोट जो है वो पानी पे किस तरह से तैर रही है, उसका वजन, उस बोट का वजन वो पानी के अपथ्रस्ट के साथ चूंकि मैच करता है, उसके बराबर हो जाता है। दैट इज व्हाई बोट्स आर एबल टू फ्लोट। ये बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं। इन टॉपिक्स को, इन कॉन्सेप्ट्स को अब आपने बुक से पढ़ना है, एंड आई कैन गारंटी यू अब आप ये बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर एंड रिवाइज देम। इसके साथ यहां पे इस टॉपिक को अभी खत्म करते हैं और इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मजीद पढ़ेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। Before I conclude, don't forget to revise it from your book and study it from the internet through videos and different articles as well. यहां पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। Till next time, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा एंड साइंस को एंजॉय करते रहिएगा। खुदा हाफिज।